Standard 10 English Kumar Bharati 2.2 The Three Questions. Leo Tolstoy 1828 to 1910 was a Russian writer who is regarded as one of the greatest authors of all time. He first achieved literary acclaim in his 20s with his semi-autobiographical trilogy Childhood, Boyhood and Youth. लियो टॉल्स्टॉय रशियन राइटर है जो उस टाइम के ग्रेटेस्ट ऑथर में से उनको एक माना जाता है। उनका जो पहला लिटरेरी वर्क जो था तो उसके लिए वो फेमस हो गए 20s के सेंचुरी में। अ पैराबल इज़ अ शॉर्ट स्टोरी विथ अ मोरल लेसन। अ पैराबल यूजुअली हैज़ ह्यूमन कैरेक्टर्स. This parable concerns a king who wants to find the answers to what he considers to be the three most important questions in life. पैरेबल एक छोटी स्टोरी होती है जिसका एक मोरल लेसन होता है, जिससे हमको एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। और ये पैरेबल में यूजुअली ह्यूमन कैरेक्टर्स को यूज़ किया जाता है। ये जो थ्री क्वेश्चंस है ये भी एक पैरेबल है जिसमें एक किंग है जिसको उसके आंसर्स ढूंढने हैं। उसके मन में कुछ सवाल है, उसको आंसर्स ढूंढने हैं जो थ्रू आउट लाइफ पूरी ज़िंदगी भर हर किसी के काम में आने वाले हैं। सो लेट्स सी द लेसन. Once a certain king had an idea. If he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and who to avoid the most important thing to do, he would never fail in anything that he would undertake, and above all, if he always knew what was the most undertake. एक किंग है, वो सोच रहा है, कुछ सोच रहा है, उसके दिमाग में एक आइडिया आई है। वो ये सोचता है कि कुछ काम करने से पहले अगर उसको ये पता चल जाए कि राइट टाइम कौन सा है, सही समय कौन सा होता है, या फिर ये भी अगर वो जान ले कि उसके साथ में जो है कि वो लोग जो उसको सुनते हैं या फिर वो उनको सुनता है तो लोग सही है क्या, वो राइट पीपल है क्या। उसके साथ में जो काम उसको लेना है अपने हाथ में, किंग है तो उसके पास में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपने किंगडम को लेकर। उसको कुछ जो काम करना है उनके वेलफेयर के लिए, तो उस काम में भी वो एक प्रायोरिटी देना चाहता है कि सही समय पे कौन सा काम अपने हाथ में लेना चाहिए। तो इस तरीके से उसके मन में सवाल आता है कि ये ऐसे राइट टाइम, राइट पीपल और राइट वर्क जो है वो अगर सही समय पे उसको पता चल जाए तो और अपने किंगडम के लिए, अपने लोगों के लिए और भी अच्छा काम कर सकता है। सिंस ही वॉज कन्विंस्ड दैट ही वॉज राइट इन थिंकिंग दिस वे, ही हैड अ प्रोक्लेमेशन मेड इन हिज किंगडम. वो ये सोच रहा है कि उसने जो कुछ सोचा है वो सही है और इसीलिए वो अपने किंगडम में प्रोक्लेमेशन, डिक्लेरेशन करता है, अनाउंसमेंट करता है. ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनीवन हु वुड टीच हिम व्हाट द राइट टाइम वाज फॉर एवरी एक्शन, हु द मोस्ट नेसेसरी पीपल वेयर एंड हाउ ही माइट नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू. वो प्रोक्लेमेशन में ये डिक्लेयर करता है कि जो कोई उसके सवालों के जवाब देगा उसको ग्रेट रिवार्ड, एक बहुत अच्छा इनाम देगा. उसके सवाल ये है कि कौन सा समय जो है कि हर काम के लिए सही समय कौन सा होता है. हमारी लाइफ में नेसेसरी लोग, ज़रूरतमंद लोग कि जिनसे हमने कुछ अच्छा सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, ऐसे कौन लोग होने चाहिए. और तीसरा उसका सवाल ये है कि हमने कौन सा इम्पोर्टेंट काम उसको पहले हाथ में लेना चाहिए या फिर किस काम को हमने ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए. Many learned people came to the court but they all gave different answers. प्रोक्लेमेशन सुनने के बाद में काफ़ी दूर दूर से काफ़ी लर्नेड, नॉलेजेबल लोग आते हैं कोर्ट में आंसर देने के लिए. सभी को लगता है कि वो आंसर देकर अच्छा इनाम पा लेंगे. तो बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन हर किसी के आंसर में जो है हर कोई अलग अलग जवाब देता है. In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months and years and must live strictly according to it. पहला जो सवाल है कि राइट टाइम, हर काम के लिए राइट टाइम कौन सा होता है, तो उसमें लोग जो है कि आंसर देते हैं कि एडवांस में ही हमने प्लानिंग करना चाहिए, दिनों का, महीनों का, सालों का, और उस प्लान के हिसाब से अगर हम स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो फिर हमारे लाइफ में हर टाइम राइट टाइम रहेगा. अदर्स डिक्लेयर्ड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी एब्सोर्ड एंड आइडल पास टाइम, वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन एंड देन डू दैट वॉज मोस्ट एसेंशियल. कुछ लोगों
का ऐसे मानना है या फिर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि समय से पहले ही एडवांस में हम किसी चीज़ को प्लान नहीं कर सकते, वो सही भी नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हमारे पास में जो समय है उसको हम आइडली या फिर ऐसे ही आलस में उसको गवा देंगे, समय की बर्बादी करेंगे, ऐसे नहीं करना है। तो जो भी समय हमारे हाथ में है, जो भी काम है, उसको हमको सही समय पे तभी के तभी करना है और उसके लिए हमको अटेंटिव रहना चाहिए कि जो काम हाथ में आता है उसको करना है। Yet, others said that it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, and that the king should instead have a council of wise people who would help him to fix the proper time for everything. कुछ लोगों ने तो और भी अजीब जो है वो उनको आंसर दे दिया। उनका ये कहना है कि सही समय तो कोई भी नहीं बता सकता कि कौन सा काम सही समय पे करना चाहिए, कौन से काम के लिए कौन सा सही समय होता है, ये बता नहीं सकते। और इसीलिए किंग के पास में एक जो है काउंसिल ऑफ वाइज पीपल, जो होशियार जो लोग जो है, नॉलेजेबल लोग जो है, उनका एक काउंसिल, उनका एक जो है ग्रुप जो है उनके कोर्ट में होना चाहिए, ताकि वो लोग जो है किंग को हमेशा हमेशा जो है कि वो बताते रहे कि ये प्रॉपर टाइम है और यहाँ से काम शुरू करना है। इक्वली वेरिड वेयर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन। पहला आंसर तो इस तरीके से जो दिया है, जो किंग को मिला है, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ ऑल दैट आंसर्स, वो उससे खुश नहीं थे। दूसरा भी जो सवाल उनका था तो उसके भी आंसर जो है लोगों ने काफ़ी अलग अलग दिए। सम सेड द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वेयर हिज काउंसिलर्स, others the priest, others the doctors, while some said the warriors were the most necessary। जो लोग वहाँ पे आते हैं लर्नेड लोग, उसमें से जो लोग जवाब देते हैं, कुछ कहते हैं कि किंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लोग उसके काउंसिलर्स हैं, जो उसको सही एडवाइस देते हैं, सही डायरेक्शन दिखाते हैं। दूसरे जो एक ग्रुप जो है वो बताते हैं कि प्रीस्ट जो है, जो रिलीजियस वर्क करते हैं, जिसकी वजह से किंगडम में खुशहाली रहती है, तो वो लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स आर इम्पोर्टेंट, डॉक्टर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और कुछ जो ग्रुप जो है वो कहते हैं कि वॉरियर्स वेयर द मोस्ट नेसेसरी, अगर हमारे पास में अच्छी आर्मी है, अच्छे वॉरियर्स है, तो हम जो अपना किंगडम एक्सपांड कर सकते हैं। और इसी तरीके से नेसेसरी पीपल कौन है हमारी लाइफ में, इसको लेकर भी अलग अलग तरीके से लोग आंसर देते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन अबाउट व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, some replied that the most important thing in the world was science, others said it was skill in warfare, and others again that it was religious worship। तीसरे सवाल जो है कि इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, सही समय पे सही काम, कौन से काम को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। इस क्वेश्चन के आंसर में भी कुछ लोग कहते हैं कि सही इम्पोर्टेंस जो है, सही काम जो है वो साइंस है, कि साइंस को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि वॉरफेयर, स्किल इन वॉरफेयर, की युद्ध करने की जो कला जो है उसको लोगों ने सीखना चाहिए, हमारे लोगों ने सीखना चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है, कोई अटैक करता है या फिर हमको भी किसी किंगडम पे वॉर करना है, तो यही स्किल काम में आएगा। कुछ कहते हैं कि रिलीजियस वर्शिप करना ज़रूरी है, कि रिलीजियसली कुछ रिचुअल्स जो है अगर उसको फॉलो करेंगे तो वही सही काम होता है। द किंग वॉज कन्विंस्ड बाय नन ऑफ दिस आंसर्स एंड गेव द रिवार्ड टू नन। किंग इन तीनों क्वेश्चन के जो भी आंसर मिले हैं, किसी से भी वो कन्विंस नहीं है, उनको कोई भी आंसर पसंद नहीं आता है या फिर कोई भी आंसर से वो सेटिस्फाइड नहीं है, उनको ये सही आंसर्स नहीं लगते और इसीलिए वो किसी को भी रिवार्ड नहीं देते हैं। He decided instead to go to a hermit who was widely renowned for his kingdom। और इसीलिए किंग ये डिसाइड करते हैं कि उनके किंगडम में एक वाइडली रिनोड, एक बहुत फेमस हर्मिट रहते हैं, एक साधु रहते हैं, तो उनसे इन सवालों के जवाब वो पा सकते हैं और इसीलिए वो वहाँ जाने की सोचते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन ए स्मॉल हट इन अ फॉरेस्ट विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट जो है एक फॉरेस्ट में, उनके किंगडम के पास में जो फॉरेस्ट है वहाँ पे एक छोटे से झोपड़ी में रहते हैं और वो झोपड़ी कभी भी उन्होंने छोड़ी नहीं है, वो वही हमेशा रहते हैं। ही स्पोक ओनली टू कॉमन फोक, वो हमेशा कॉमन लोगों से ही बात करते हैं। रॉयल
फैमिली के लोगों से वो बात करना हर्मिट को पसंद नहीं है। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स एंड अप्रोचिंग द हर्मिट्स सेल डिसमाउंटेड हिज हॉर्स एंड लेफ्ट हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड। किंग को पता है कि हर्मिट का स्वभाव कैसे है और इसीलिए वो भी खुद को डिस्गाइज करते हैं, वो भी सिंपल क्लोथ्स पहनते हैं कॉमन मैन की तरह और वहाँ पे जंगल में जाते हैं। जंगल में वहाँ हर्मिट की जो झोपड़ी जो है, कुटिया जो है, वहाँ जाने से पहले वो अपने घोड़े से उतर जाते हैं और अपने बॉडीगार्ड को भी वो वही पीछे छोड़ देते हैं। When the king arrived, the hermit was digging the ground in front of his hut. He greeted the king but went on digging. किंग जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो हर्मिट अपने झोपड़ी के आगे जो ज़मीन जो है उसकी खुदाई कर रहे, उसको डिगिंग कर रहे। वो किंग को ग्रीट करते हैं। अभी उनको ये पता नहीं कि ये किंग है, लेकिन फिर भी आए हुए आदमी के साथ में बात करते हैं तो उसको ग्रीट करते हैं, लेकिन अपना जो काम है डिगिंग का वो उसको शुरू ही रखते हैं। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक एंड ईच टाइम ही स्ट्रक द ग्राउंड विथ द स्पेड एंड टर्न्ड ओवर अ लिटिल अर्थ ही ब्रीथ्ड हेवीली। हर्मिट जो है अभी काफ़ी एजेड है, फ्रेल है, वीक है, जो काफ़ी एज होने की वजह से काफ़ी वीक दिखाई दे रहे, दुबले पतले हैं। साथ में वो हर वक्त जो है कि थोड़ी सी खुदाई करने के बाद में रुक जाते, उनकी सांस फूल जाती, ही ब्रीथ हेवीली, और थोड़ी देर के लिए रुक कर वो अपना काम करते हैं। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I most need? And to whom should I therefore pay most attention? And what affairs are the most important and need my first attention? किंग जो है आगे आते हैं और वो हर्मिट को बोलते हैं कि वाइज हर्मिट, हे महान साधु, हे होशियार साधु, हे विद्वान, मैं आपके पास में मेरे 3 सवाल लेकर आया हूँ। मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कोई काम करने के लिए सही समय कौन सा होता है? Who are the people I most need and to whom should I therefore pay most attention? मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट लोग कौन है जिनकी मुझे ज़रूरत है, या फिर मैंने किसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? And what affairs are the most important and need my first attention? और किस काम को मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, या फिर मेरा पहले ध्यान जो है किस काम की तरफ पहले जाना चाहिए, किस काम से जो है कि मेरे किंगडम की मेरी भलाई हो सकती है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग। हर्मिट जो है साधु, उन्होंने शांति से उनकी बात सुन ली है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। ही जस्ट पैट ऑन हिज हैंड एंड रिज्यूम डिगिंग। उन्होंने फिर से अपने जो है स्पेड ले लिया है और अपने डिगिंग के काम में लग गए हैं। द किंग वॉच्ड इन साइलेंस फॉर अ व्हाइल। किंग के पास में अभी कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, और इसलिए वो चुपचाप वहीं पे खड़े हैं, देख रहे हैं। देन फीलिंग सॉरी फॉर द हर्मिट ही सेड, यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ व्हाइल फॉर यू। कुछ समय बीत जाने के बाद में किंग जो है उनको काफ़ी बुरा लगता है कि ये इतने एजेड होने के बाद में भी ये काम कर रहे, तो इसीलिए वो खुद होके आगे आते हैं और हर्मिट से कहते हैं कि आप काफ़ी थक गए हो, आप मुझे आपका स्पेड दे दीजिए, मैं थोड़ी देर आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बाकी का खुदाई का काम मैं कर लूँगा। द हर्मिट साइलेंटली हैंडेड ओवर द स्पेड एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। हर्मिट जो है साइलेंटली, बिल्कुल बिना कुछ कहे स्पेड दे देते हैं और वही ज़मीन पर बैठ जाते हैं। When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his question. उसके बाद में किंग भी जो है और 2 बेड्स की खुदाई कर देते हैं, जहाँ पे आगे जाकर जो उनको पौधे लगाने हैं, प्लांटिंग करना है। तो 2 बेड खुदाई करने के बाद में किंग फिर से जो है अपने 3 सवाल पूछते हैं। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर बट रोज स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ रेस्ट अ व्हाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट। हर्मिट अभी भी कुछ बोलते नहीं है, लेकिन वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं क्योंकि वो अपने स्पेड लेकर फिर से काम करना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि अब ये मुझे दे दो, मैं फिर से काम करूँगा, आप आराम कीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन किंग जो है
हर्मिट के मांगने पर भी उनको स्पेड नहीं देते हैं और वो अपना काम, खुदाई का काम चालू ही रखते हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि किंग इज़ अ रियली ऑफ गुड नेचर और सही में काइंड हार्टेड है और उनको पता है कि कहाँ कैसे बिहेव करना है। 1 hour passed एंड अनदर, ऐसे ही समय चला जाता है। द सन बिगैन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज एंड द किंग एट लास्ट टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू वाइज वन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। जो है कि अभी सूरज डूबने वाला है, वो पेड़ों के पीछे छुप गया है। लास्ट में जो है किंग अपनी स्पेड रख देते हैं और फिर से बोलते हैं कि वाइज वन, यानी कि विद्वान, हे साधुजन, मैं आपके पास में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आपके मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। इफ़ यू कैन गिव मी नन प्लीज़ से सो एंड आई विल गो होम। अगर आप मुझे उत्तर नहीं देना चाहते, अगर आप मुझे जवाब नहीं देना चाहते, वैसे आप बोल दीजिए, मैं मेरे घर चला जाऊँगा। Here comes someone running, said the hermit. Let us see who it is. हर्मिट कहते हैं कि देखो कोई तो भी आ रहा है, चलो देखते हैं कि वो कौन है। The king turned round and saw a bearded man come running out of the forest. किंग जो है कि पीछे मुड़कर जब दिखते हैं तो एक बियर्डेड मैन जिसकी दाढ़ी है, एक ऐसे आदमी जो है फॉरेस्ट में से दौड़ते हुए कुटिया की तरफ आ रहा है। द मैन हेल्ड हिज हैंड्स प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम। वो जो आदमी जो भागते भागते आ रहा है, उसने अपने हाथों से अपना पेट पकड़ा हुआ है और उस पेट में से काफ़ी सारा खून बह रहा है। When he reached the king, he fainted and fell to the ground, moaning feebly. जब वो आदमी किंग की तरफ आता है, किंग के पास में आता है, तो वही चक्कर आकर वही ज़मीन पर गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट अनफास्टन्ड द मैन्स क्लोथिंग, देयर वॉज अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। किंग और हर्मिट दोनों मिलके उस आदमी के कपड़ों को सेल करते हैं क्योंकि वो उसको चक्कर आ गया है, तो उसको जो है प्राइमरी जो ट्रीटमेंट जो दी जाती है वो उसको देने के लिए पहले उसके कपड़े जो है सेल करते हैं और उनको दिखाई देता है कि उसके स्टमक में एक बहुत बड़ी जख्म हुई है। द किंग वॉश्ड इट एज वेल एज ही कुड एंड बैंडेज इट विथ हिज हैंडकरचीफ एंड टॉवल द हर्मिट हैड। किंग सबसे पहले वो जो आदमी जो है, जो वुंडेड पर्सन जो है, उसकी जख्म को धोता है और बाद में उसके पास में जो रुमाल जो है, हैंडकरचीफ, और हर्मिट जो एक टॉवेल देता है उससे वो बैंडेज उसको बांध देता है, जख्म को बांध देते हैं। But the blood would not stop flowing, and the king again and again removed the bandage soaked with warm blood and washed and rebandaged the wound. लेकिन जो खून जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और खून जो है बहते ही जा रहा है। तो किंग बार बार जो है बैंडेज में से जो गर्म खून जो है उस आदमी का, तो पूरा फिर से बाहर निकालते हैं और फिर से वो रिबैंडेज करते हैं। When at last the blood stopped flowing, the man revived and asked for something to drink. थोड़े समय के बाद में खून रुकना बंद हो जाता, खून बहना बंद हो जाता है और आदमी थोड़ा सा होश में आता है और वो कुछ तो भी पीने के लिए चाहिए ऐसी डिमांड करता है। द किंग ब्रॉट सम फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। किंग उसके लिए फ्रेश वाटर लेकर आता है और उस आदमी को देता है। Meanwhile the sun had set and it had become cool. अभी पूरी तरीके से जो है शाम हो चुकी है, सनसेट हो चुका है और अभी एटमॉस्फेयर जो है थोड़ा सा कूल हो चुका है, शांत हो चुका है। So the king with the hermit's help carried the wounded man into the hut. और इसीलिए किंग भी हर्मिट की हेल्प से उस wounded man को हट में लेकर जाते, कुटिया में लेकर जाते हैं। द मैन ले देयर क्वाइटली विथ हिज आइज़ क्लोज्ड। और वहाँ पे वो जो आदमी ज़ख्मी है वो वहाँ आंखें बंद करके पड़ा हुआ है, अभी वो सो गया है। बाय नाउ द किंग वॉज सो टायर्ड आफ्टर हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन दैट ही ले डाउन हिमसेल्फ एंड ऑल्सो फेल अस्लीप। किंग भी जो दिन भर से वो भी थके हुए हैं, पहले वो अपने किंगडम से आए, बाद में उन्होंने हर्मिट के साथ में बातें की है, खुदाई का काम किया, क्योंकि किंग को ऐसे फिजिकल वर्क करने की आदत नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने किया है। उसके बाद में इस वुंडेड मैन की भी उन्होंने सेवा की है, उसकी हेल्प की है। तो दिन भर का ये रूटीन की वजह से किंग भी थक जाते हैं और वो भी, उनको भी नींद लग जाती है। When he awoke in the morning, it took him some time to remember where he was and who was the strange bearded man lying by his side and gazing intently at him.
दूसरे दिन सवेरे जब किंग की आँख खुल जाती है तो उनको थोड़ा समय लगता है, ये उनको याद आता है कि वो यहाँ पे कैसे आ गए, वो सोचते हैं पहले। और उसके साथ में वो ये भी देख रहे हैं कि उनके बाजू में जो आदमी है, बियर्डेड मैन जो है, वो उनको जो है काफ़ी अटेंटिवली, काफ़ी ईगरली देख रहा है, कुछ रीज़न पर्पसफुली उनको देख रहा है, ये उनके ध्यान में आ जाता है। "Forgive me," said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake and was looking at him. बियर्डेड मैन, वो जो वुंडेड मैन है, वो काफ़ी, उसकी आवाज़ भी अभी काफ़ी कमज़ोर हो गई है क्योंकि वो उस ज़ख्मी होने की वजह से। तो अपने छोटे से आवाज़ में किंग को फॉरगिव मी यानी कि माफ़ी मांगता है। तो किंग उसको देखकर वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वो बोलते हैं, "आई डू नॉट नो यू एंड आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर," सेड द किंग। किंग बोलते कि मैं तुमको जानता भी नहीं हूँ और तुम्हें माफ़ करो ऐसे कुछ रीज़न भी नहीं है। "यू डू नॉट मी बट आई नो यू." तो वुंडेड मैन बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। "आई एम दैट एनिमी ऑफ यूअर्स हु swore टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन यू बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी." आगे जाकर वो आदमी अपनी स्टोरी बताता है, कहानी बताता है कि वो उनका एनिमी है, उनका वो दुश्मन है, क्योंकि उसने कसम ली है, किंग ने किसी रीज़न की वजह से उनके उस पर्सन के भाई को, उस वुंडेड मैन के भाई को एग्जीक्यूट किया था और उनकी प्रॉपर्टी भी जो है वो सीज कर ली थी, कॉन्फिस्केट कर ली थी, जब्त कर ली थी। और इसीलिए इससे चिढ़कर वो आदमी कसम खाता है कि वो किंग से इस बात का बदला लेगा। "आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट एंड आई रिजॉल्व टू किल यू ऑन योर वे बैक." वो आगे बताता है कि उस आदमी ने देख लिया था कि किंग हर्मिट को मिलने के लिए अकेले ही जंगल में जाते, फॉरेस्ट में जाते, और तभी जब वो जंगल से वापस आएंगे तो किंग को मार देंगे, ऐसे वो सोचता है, ऐसे वो प्लान बनाता है। "बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, सो आई केम आउट ऑफ माई एम्बिश टू फाइंड यू." लेकिन दिन ढलने को आता है, किंग वापस नहीं आते और इसीलिए वो आदमी जंगल में जहाँ उन पे अटैक करने के लिए छुपा हुआ है, एम्बिश मीन्स प्लेस ऑफ हाइडिंग बिफोर अटैक, वहाँ से वो बाहर आता है किंग को ढूंढने के लिए। "योर बॉडी गार्ड्स रिकग्नाइज मी एंड वुंडेड मी." किंग के बॉडी गार्ड्स जो उनको पीछे छोड़ के आता है, बॉडी गार्ड्स उस आदमी को पहचान लेते हैं और वो उसको जख्मी कर देते हैं। "आई एस्केप फ्रॉम देम बट वुड हैव ब्लेड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वुंड." वो बोलता है आगे कि वो तो उनसे बॉडीगार्ड से तो बच गया, लेकिन अगर आप मुझे, मेरी ज़ख्मों को अगर बैंडेज नहीं करते, ड्रेसिंग नहीं करते, तो मैं तो मर ही जाता। "आई विश टू किल यू बट यू हैव सेव्ड माई लाइफ." मेरी इच्छा थी कि मैं आपको मारूं लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बचा दी है। "नाउ इफ़ आई लिव एंड इफ़ यू विश इट आई विल सर्व यू ऑल माई लाइफ." आगे वो बोलता है कि अगर मैं ज़िंदा रहा और अगर आप परमिट करते हैं, अगर आप परमिशन देते हैं, तो मैं पूरी ज़िंदगी आगे की, आपकी पूरी ज़िंदगी भर सेवा करना चाहता हूँ। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विथ एन एनिमी सो ईजिली एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड। किंग को इस बात की खुशी हो जाती है कि एक जो है कि उसका दुश्मन बहुत ही इजीली तरीके से, बहुत ही पीसफुली जो है उसने अपनी गलती मान ली है और वो काफ़ी फ्रेंडली हो गया है। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज मैन एंड हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड टू हिम। आगे किंग उसके सिर्फ माफ़ी नहीं करता बल्कि ये भी प्रॉमिस करता है कि वो फिजिशियन, उसके जो पर्सनल फिजिशियन है, तो वहाँ पे उसकी जख्म को दिखाएंगे। द किंग देन टुक लीव ऑफ हिम एंड वेंट आउट ऑफ द हट टू लुक फॉर द हर्मिट। तो किंग जो है अभी उनको भी वहाँ से निकलना है और जाने से पहले एक बार वो हर्मिट से मिलना चाहते हैं और इसलिए वो हट के बाहर आते हैं। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस टू बेग फॉर एन आंसर टू द क्वेश्चंस ही हैड आस्क्ड। वहाँ से अपने किंगडम के लिए निकलने से पहले वो सोचते कि फिर से एक बार क्यों ना हर्मिट से वो सवाल जो है वो क्यों ना पूछ लिए जाए। द हर्मिट वॉज आउटसाइड ऑन हिज नीज sowing seeds in the beds that had been dug the day before. हर्मिट बाहर है, जो उन्होंने पहले दिन जो बेड्स बनाए हुए थे वहाँ पे अभी वो सीड्स लगाने का काम हर्मिट कर रहे हैं। द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। किंग आगे आते हैं और उनको बोलते हैं कि वाइज मैन, आप फिर से, मैं आपको आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि आप मेरे सवालों के जवाब देंगे क्या। वो प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं।
You have already been answered, said the hermit, still crouching on his thin legs and looking up at the king who stood before him. हर्मिट जो है वहीं पे झुककर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो किंग की तरफ देखते हैं और किंग को बोलते हैं कि तुमको तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। वॉट डू यू मीन? आस्क्ड द किंग। किंग बोलते हैं इसका मतलब क्या है? मुझे तो आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, मुझे आंसर कैसे मिल गए? डू यू नॉट सी? रिप्लाइड द हर्मिट। तुम्हें समझ में नहीं आया क्या अभी तक? इफ़ यू वुड नॉट pitied माई weakness yesterday and stayed to dig these beds for me, you would have gone back and been killed by that man. So the most important time was when you were digging the beds, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. हर्मिट उसको किंग को समझाते हैं कि अगर कल तुम मुझ पे दया नहीं दिखाते मेरे वीकनेस पे, जो मैं काफ़ी वीक हूँ, मुझ में इतनी अभी फिज़िकल स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन मैं काम कर रहा था, तो कल तुमने मुझ पे दया दिखाई है और मेरे लिए तुमने क्या किया, यहाँ पे बेड्स बनाने का, डिगिंग का काम किया है। अगर तुम वो नहीं करते तो तुम वापस जाते और इस आदमी के हाथों मारे जाते, और इसीलिए कल जो तुम यहाँ डिगिंग का काम कर रहे थे वही तुम्हारे लिए सही समय था। मैं जो हूँ, मेरे लिए तुमने काम किया, तो मैं वो इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ, मैं वो इम्पोर्टेंट मैन हूँ जिसके लिए तुम रुके, और जो काम तुमने किया था कल वही तुम्हारा सही काम था, वही तुम्हारा इम्पोर्टेंट बिजनेस था। इस तरीके से हर्मिट किंग को समझाते हैं। आफ्टरवर्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वे अटेंडिंग टू दैट मैन, फॉर इफ यू वुड नॉट बाउंड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। आगे और दूसरा भी उनको दूसरा भी एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं कि दूसरी बार तुमने फिर से तुमने एक अच्छा से समय पे अच्छा काम किया कि तुमने इस आदमी को, इस ज़ख्मी आदमी को अटेंड किया, उसकी सेवा की, उसके ज़ख्मों पे बैंडेज किया, और इस तरीके से वो सही समय पे तुमने वो काम किया, इस आदमी की तुमने जान बचाई, और इस तरीके से वो उस समय पे वही सही पर्सन तुम्हारे लाइफ का था, और जो कुछ तुमने उसकी सेवा की है वही इम्पोर्टेंट बिजनेस था, वही इम्पोर्टेंट काम था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ। वो बोलते हैं कि हमेशा ये याद रखना है कि सिर्फ एक ही समय है जो सही होता है, और होता है नाउ, प्रेजेंट टाइम, जो अभी चल रहा है उसी टाइम को हमने इम्पोर्टेंस देना चाहिए। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट्स द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। हमारे हाथ में पावर सिर्फ प्रेजेंट टाइम में होती है, जो समय बीत गया है या फिर जो आने वाला समय है वो दोनों भी हमारे हाथ में नहीं। जो बीत गया उसको लेकर हम कुछ नहीं कर सकते, और आने वाले समय को लेकर भी हम कुछ नहीं कर सकते, और इसलिए प्रेजेंट टाइम इज़ द इम्पॉर्टेंट टाइम। द most necessary person is the one with whom you are, for you do not know whether you will ever have dealing with anyone else. दूसरा जो है कि इम्पॉर्टेंट पर्सन, नेसेसरी पर्सन कौन है? जो उस समय में हमारे साथ जो रहते हैं वही इम्पॉर्टेंट पर्सन होते हैं, जिनके साथ में शायद कभी हमने डीलिंग की है, हम उनको जाने या फिर नहीं जाने, लेकिन सही समय पे जिनके साथ में हमने कुछ अच्छा किया है तो वही सही पर्सन होते हैं। And the most important thing is to do this person good, because for that purpose alone were you sent into this life. और जो काम हम उस पर्सन के लिए करते हैं जिसकी वजह से उसकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, जो काम हम उसके लिए करते हैं, सही काम हम करते हैं जिसकी वजह से उसकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, तो वही इम्पॉर्टेंट थिंग है, वही इम्पॉर्टेंट बिजनेस हमारे लिए हो सकता है। इस तरीके से एक छोटे 3 सवालों का अच्छी तरीके से हर्मिट जो है उनको पहले आंसर नहीं देते, तो पहले वो उनको प्रैक्टिकली समझा देते हैं कि इस तरीके से उन्होंने ऐसे कल उनके साथ में हुआ था, किंग के साथ में हुआ था, और प्रैक्टिकली वो किंग के तीनों क्वेश्चंस के आंसर देते हैं।